हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए क्या कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया। विकास क्या होती है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? लेकिन ये तो क्या कि सभी सिद्धांत ही क्या कि किशोरावस्था से संबंधित है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का क्या है कि सभी को बोनस दिया गया था। या तो फिर इस मान लो कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं या तो उनका बोनस दिया जाता है, अगर बोनस नहीं दिया जाता ना तो उनको क्वेश्चनों को क्या कि हटा दिया जाता है। तो इसलिए क्या कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है वो भी किशोरावस्था से संबंधित है। सुलेवान का अंत व्यक्तिगत सिद्धांत है वो भी किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। एरिक्सन का सिद्धांत है वो भी किशोरावस्था से संबंधित है। और हॉल का सिद्धांत है वो भी क्या है, तो इसके फोर ऑप्शन क्या है कि राइट है। इसलिए निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? वो कौन सा होगा? हमारा परिवार। कौन सा होगा? परिवार। 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चों में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? तो वो कौन सा करता है? भय। क्या करता है? भय होता है वो क्या है कि बच्चों में अनुशासनहीनता का उत्पन्न करता है। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा था? ऑर्थर टी जरसील्ड ने। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? वो कौन सी अवस्था होगी? हमारी पूर्व प्रौढ़ता। कौन सी अवस्था होगी? पूर्व प्रौढ़ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? तो वो कौन सा होगा? आशा। आशा क्या है कि नकारात्मक संवेग नहीं है। भय, चिंता, क्रोध, ये तीनों क्या है कि नकारात्मक संवेग है। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक। किससे? क्रोध से। किससे होता है? क्रोध से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के मैकनिन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वह है क्या है? प्रत्याहार वर्ग। कौन सा है? प्रत्याहार वर्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में गामक कौशल का विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल छपा है? वो किसकी पुस्तक है? स्टेनले हॉल की। किसकी पुस्तक है? स्टेनले हॉल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी कहलाती है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। ये मानव बुद्धि एवं विकास के संबंध शिक्षकों के योग्य बनाती हैं। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों को संवेग पर नियंत्रण बनाए रखने, विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, विद्यार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधर सकते हैं, अपने शिक्षण में निष्पक्ष रूप से अभ्यास करें। तो इसका क्या है कि फोर सभी ऑप्शन क्या है कि राइट है, लेकिन इसमें क्या है कि बोनस नंबर दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वो रहेगा हमारा विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत। तो यह क्या है? इसका विकास का सिद्धांत नहीं है, लेकिन निरंतरता, व्यक्तिगत विभिन्नता, एकीकरण, एक या कि तीनों ही विकास के सिद्धांत है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 नंबर, यानी कि उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मानव विकास परिणाम है वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का। इसका वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का, यानी कि मानव विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव, मतलब विकास का परिणाम पूछा है तो मान एक बालक है उसके विकास में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है? या तो वंशानुक्रम का होता है या फिर वातावरण का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की अवस्था है? इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जो कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत आती है? तो वो हमारी होगी परंपरागत, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक और मूर्त संक्रियात्मक। तो ये तीनों अवस्थाएं तो क्या है? जीन पियाजे के सिद्धांत में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह है,
यह व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती। तो ये क्या है कि गलत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है। फिर अंतिम है कि यह अंतःक्रिया का उत्पाद है। तो ये तीनों क्या है कि अवस्थाएं हैं, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही आंसर, यानी कि यह क्या है विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो वो कौन सा होगा? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या, संवेगात्मक समस्या। ये तीनों ही, पहला, तीसरा और चौथा, ये क्या कि किशोरावस्था के लक्षण है, लेकिन व्यवहार में स्थिरता ये क्या है कि इसका राइट आंसर होगा कि ये किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती है? तो वो कौन सा होगा संबंध? पलायन, भय, संवेदना, आश्चर्य, युद्ध प्रियता, क्रोध, अप्रियता, घृणा। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या है कि इसका इस मूलवर्ती और संवेग इनका क्या है कि मेल नहीं खाता है। ये मूल प्रवृत्ति और संवेग किसने दी थी? 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और चौथा ही क्या संवेग है, ये किसने दिए थे? मैकडूगल के द्वारा दिए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग जो सामान्यतः सुख देता है, इसका आत्माभिमान का। 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो वो रहेगा हमारा आदर, यानी कि रोश के अनुसार स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्ति का संगठन है। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना, जिसका उदाहरण है निष्क्रिय सहानुभूति। 2 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। यानी कि सक्रिय सहानुभूति क्या होती है? क्रियाशीलता होती है, यानी सक्रिय सहानुभूति क्या है? क्रियाशीलता होती है, यानी भूखे को देखकर भोजन देना। निष्क्रिय सहानुभूति क्या होती है कि दुखी व्यक्ति को देखकर केवल सहानुभूति के 2-4 शब्द कह देना। और व्यक्तिगत सहानुभूति होती है वो क्या होती है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति भाव। फिर 4 नंबर है कि सामूहिक सहानुभूति, एक समूह है कि सब व्यक्तियों के द्वारा कम या अधिक मात्रा में व्यक्ति के जाने वाले। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? तीव्र समायोजन। कौन से नहीं है? तीव्र समायोजन। लेकिन किशोरावस्था में बालक क्या है कि तीव्र समायोजन नहीं करते हैं। शारीरिक विकास यह है, मानसिक विकास भी है, समूह का महत्व भी है, लेकिन तीव्र समायोजन है वो क्या है कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को। 2 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता, वह है शारीरिक विकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो वो किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। फिर नेक्स्ट है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए क्या? लालच। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। तो 1 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है किशोरावस्था के बाद। 3 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर। एक दिन भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जाता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। व्यवहार का करना पक्ष है सीखने का गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र। 2 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में किशोरियों के अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो या ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार है पियाजे का, यानी कि जीन पियाजे हैं। उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों के अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है, तो वो कौन सी होगी? तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। 1 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। यानी कि किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास उच्चतम स्तर पर होता है। किशोरावस्था में मतलब संज्ञानात्मक विकास है वो किस स्तर पर होता है? तो उच्चतम स्तर पर होता है। इससे एक क्वेश्चन भी और बनता है कि संज्ञानात्मक विकास मतलब कि किस अवस्था में उच्चतर स्तर पर होता है, तो वो कौन सी अवस्था होगी? हमारी किशोरावस्था। फिर जैसे कि समस्या समाधान, कल्पना, अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण इत्यादि योग्यता विकसित हो जाती है। किस अवस्था में होती है ये?
योग्यताएं तो ये होती है हमारे किशोर अवस्था में, यानी कि अमूर्त चिंतन का प्रारंभ होता है किस अवस्था में, यानी कि अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है तो वो कौन सा होता है, किशोर अवस्था में। मतलब समस्या समाधान किस अवस्था में एक बालक है वो कर सकता है तो वो कर सकता है किशोर अवस्था में। अब सारे चिंतन भी किस अवस्था में करता है, किशोर अवस्था में। इस योग्यताएं क्या है कि किशोर अवस्था में मतलब कि बच्चे किशोर अवस्थाओं में योग्यताएं उत्पन्न हो जाती है। तो क्या है कि किशोर अवस्था से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है कि बाल्यावस्था से भी पूछे जाते हैं और शिशुअवस्था से भी पूछे जाते हैं। आज शाम को क्या है कि हम 10 बजे करेंगे लाइव क्लास। उसमें क्या है कि किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और शिशुअवस्था की विशेषताओं से संबंधित हमारा रहेगा। वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्या है कि 1-2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। रीट के अंतर्गत तो क्या है, रीट लेवल फर्स्ट में तो क्या है 2 क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं, चाहे किशोर अवस्था हो, शिशुअवस्था हो या बाल्यावस्था हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, यानी कि उसने कैसे कार्य किए उसी के आधार पर क्या कि एक किशोर बालिका में शारीरिक विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है किशोर अवस्था के बाद। 3 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर। एक दिन भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जाता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। व्यवहार का करना पक्ष है सीखने का गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र। 2 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में किशोरियों के अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो या ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार है पियाजे का, यानी कि जीन पियाजे हैं। उन्होंने कहा था कि किशोर अवस्था में किशोर और किशोरियों के अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है तो वो कौन सी होगी, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। 1 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। यानी कि किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास उच्चतम स्तर पर होता है। किशोर अवस्था में मतलब संज्ञानात्मक विकास है वो किस स्तर पर होता है, तो उच्चतम स्तर पर होता है। इससे एक क्वेश्चन भी और बनता है कि संज्ञानात्मक विकास मतलब कि किस अवस्था में उच्चतर स्तर पर होता है, तो वो कौन सी अवस्था होगी हमारी, किशोर अवस्था। फिर जैसे कि समस्या समाधान, कल्पना, अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण इत्यादि योग्यता विकसित हो जाती है। किस अवस्था में होती है ये योग्यताएं, तो ये होती है हमारे किशोर अवस्था में, यानी कि अमूर्त चिंतन का प्रारंभ होता है किस अवस्था में, यानी कि अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है तो वो कौन सा होता है, किशोर अवस्था में। मतलब समस्या समाधान किस अवस्था में एक बालक है वो कर सकता है तो वो कर सकता है किशोर अवस्था में। अब सारे चिंतन भी किस अवस्था में करता है, किशोर अवस्था में। इस योग्यताएं क्या है कि किशोर अवस्था में मतलब कि बच्चे किशोर अवस्थाओं में योग्यताएं उत्पन्न हो जाती है। तो क्या है कि किशोर अवस्था से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है कि बाल्यावस्था से भी पूछे जाते हैं और शिशुअवस्था से भी पूछे जाते हैं। आज शाम को क्या है कि हम 10 बजे करेंगे लाइव क्लास। उसमें क्या है कि किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और शिशुअवस्था की विशेषताओं से संबंधित हमारा रहेगा। वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्या है कि 1-2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। रीट के अंतर्गत तो क्या है, रीट लेवल फर्स्ट में तो क्या है 2 क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं, चाहे किशोर अवस्था हो, शिशुअवस्था हो या बाल्यावस्था हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, यानी कि उसने कैसे कार्य किए उसी के आधार पर क्या कि एक किशोर बालिका में शारीरिक विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं। बालिका लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंशसूत्रों का युग्म उत्तरदायी है। इसके लिए कि हमें बालिका के लिंग निर्धारण के लिए वंशसूत्रों का युग्म देखना है, तो इसका तो 1 नंबर ऑप्शन तो इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। क्यों नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष है। लेकिन ये एक्स अक्ष है कैसे, इसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कितने गुणसूत्र होते हैं, टोटल होते हैं 44 गुणसूत्र। कितने होते हैं, 44 गुणसूत्र। इसमें क्या कि पुरुष और महिला, लेकिन पुरुष में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं, और महिला में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स एक्स। तो हमें किसका निर्धारण करना है, हमें करना है लड़की का। किसका निर्धारण करना है हमें, लड़की का। तो लड़की के लिए ऐसे कौन से गुणसूत्रों का युग्म मिलाया जाए जिससे कि हमें यह पता चले कि इस गुणसूत्र से हमें लड़की के लिंग निर्धारण की पहचान होती है। तो अगर मतलब कि गुणसूत्र है वो एक्स, यानी कि इसमें हम करते हैं एक्स एक्स, सॉरी यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे, कितने होते हैं 44, यानी कि यहाँ पे पुरुष लेती हूँ और यहाँ पे लेती हूँ
महिला, इसमें कितने होते हैं 44। इसमें कितने होते हैं XX और XY। यहाँ पे कौन से होते हैं XX और दूसरे में भी कौन से होंगे XX। अगर इनका XX मैच करेगा, यानी पुरुष और महिला का अगर XX मैच करेगा तो कौन क्या होगा, या मतलब कि पुरुष का भी एक्स मैच करा और महिला का भी एक्स मैच करा है तो क्या होगी, हमें क्या होगी, लड़की पैदा होगी। कौन सा है, क्योंकि एक्स ही पुरुष का मैच किया है और एक्स ही महिला का मैच किया है, तो क्या हम कौन सा बच्चा हमें भी किस लिंग का मतलब पहचान होगी हमें, तो इससे क्या होगी, हमें लड़की की पहचान होगी। अगर मान लो पुरुष का वाई गुणसूत्र और महिला के एक्स गुणसूत्र से मैच करेगा, यानी कि एक्स बाई का जोड़ा बनेगा, तो उससे क्या होगा, हमें लड़के के लिंग के निर्धारण की पहचान होगी कि अगर एक्स बाई दोनों मैच किए हैं तो लड़का, अगर एक्स एक्स मैच किया है तो क्या होगी, लड़की होगी। तो इसलिए क्या है कि ऐसे ही क्या है, सीधे ही आंसर बताने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हमने बता दिया है कि पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं, एक्स बाई दोनों होते हैं, और महिला के अंतर्गत क्या होते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगर मान लो पुरुष का एक्स एक्स और महिला के एक्स एक्स गुणसूत्र से मैच करेगा तो लड़की पैदा होगी। अगर मान लो कि पुरुष का बाई गुणसूत्र और महिला के एक्स गुणसूत्र से मैच करेगा तो हमें क्या होगी, लड़की होगी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 नंबर, यानी कि पुरुष एक लिंग एक्स वंशसूत्र एवं महिला का एक एक्स वंशसूत्र, यानी कि दोनों आपस में मैच करेंगे तभी क्या है कि हमें बालिका के लिंग निर्धारण की पहचान कर सकते हैं। अगर एक पुरुष का बाई और महिला में तो बाई होता भी नहीं है, महिला में सिर्फ होते हैं तो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, और पुरुष के अंतर्गत क्या कि एक्स बाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। तो इसलिए क्या कि हम इसी के आधार पर क्या कि हम लिंग के निर्धारण की पहचान कर सकते हैं। चलो आज का कैसा सेशन लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।